नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं आपका मित्र धनंजय चौहान, व्याख्याता कॉमर्स विभाग, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो बच्चे 10th पास आउट करने वाले हैं उनके सामने विषय की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। विषय के अंतर्गत वो ये सोचने लगते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट उनके पास में बहुत सारे होते हैं, समझाने वाले भी बहुत सारे होते हैं, पर एक अच्छे सब्जेक्ट की कल्पना करना हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं, आरएस बनूं, कॉलेज प्रोफेसर बनूं, लेक्चरर बनूं। तो उसके सामने कई सारे विकल्प होते हैं। उनमें से एक विकल्प आपके सामने सब्जेक्ट है कॉमर्स। विद्यार्थियों, कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। अच्छा सब्जेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कई सारी अपार संभावनाएं होती है कि हम अपने आप को बहुत ही अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर देते हैं। कारण क्या होता है कि जब आप एक बीकॉम की डिग्री ले लेते हैं तो कम से कम आप एक ऐसे व्यक्ति जीवनोपार्जन करने वाले बन जाते हैं कि किसी भी फॉर्म में आज अकाउंटेंट की जरूरत होती ही है। उस डिग्री को लेने के बाद यदि आप अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम कॉमर्स सब्जेक्ट के राजस्थान बोर्ड के जो 11th कॉमर्स है उसके अंदर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट आता है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी इंग्लिश तो सभी विद्यार्थियों को पढ़नी पड़ती है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो। यहाँ पर मैं आपको कॉमर्स के संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करता हूँ। कॉमर्स से संबंधित विषयों की यदि मैं बात करूँ तो उसमें आपके दो कंपल्सरी सब्जेक्ट आएंगे और आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनकर आप अपना जो है 11th क्लास आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसके अंदर अकाउंटिंग आती है और बिजनेस स्टडी आती है और उसके बाद में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें इकोनॉमिक्स होती है, टाइप होती है, कंप्यूटर साइंस होता है और कॉमर्शियल मैथ्स होती है। इन चारों सब्जेक्ट्स में आप एक कोई भी सब्जेक्ट लेकर अपने 11th को क्लियर कर लेते हैं। तो जब दोस्तों आप इस प्रकार के सब्जेक्ट को ध्यान देते हैं तो देखिए अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वह बेसिकली डाटा पर क्लियर रहता है। आपके सामने आंकड़े होते हैं और आपके सामने उन एंट्रियों को करना होता है जो एक व्यापारी के लिए और एक संस्थान के लिए उपयोगी होती है। तो दोस्तों, उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडी, जिसके अंतर्गत हम बिजनेस के बारे में समझते हैं कि बिजनेस क्या है। मैंने इससे पहले एक वीडियो जो है वो बिजनेस स्टडी पर बना रखा है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जैसे ही जाते हैं तो वहां पर आपको बिजनेस स्टडी का संबंधित जो 11th का कोर्स है उसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि कोर्स को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, सरकार द्वारा कौन-कौन से उसमें चैप्टर रखे गए हैं, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपके पास में ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स आता है, टाइप आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, कॉमर्शियल मैथ्स आता है। इसके अंदर हम आज चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स जो चैप्टर्स है इसके आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्या स्टैटिस्टिक्स का अर्थ इकोनॉमिक्स के अंदर रोल है, स्टैटिस्टिक्स क्यों इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है, उपभोक्ता क्या होता है,
चैप्टर सेकंड के अंतर्गत डाटा का आंकड़ों का संग्रह बताया गया है। कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संग्रह बताया गया है कि डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, डाटा का कलेक्शन कई तरीके से किया जाता है। इस प्रकार आप देखते हो कि जब हमारे देश की जनगणना होती है, हमारे देश के पशुओं की जनगणना होती है, मनुष्यों की जनगणना होती है, नदियों की गणना होती है और भी कई तरह के जीवों की गणना होती है, ऐसे उनमें रहने वाले कम्युनिटी की गणना होती है। तो डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा ये हम चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर देखते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड हमें डाटा का प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। डाटा का प्रेजेंटेशन यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बताता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ये होता है कि हम डाटा को कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हम डाटा को रॉ में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी हम डाटा के लिए एक कॉलम बना सकते हैं, हम डाटा को एक शीट के माध्यम से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम डाटा को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत बताया गया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं उनमें ये बताया गया है कि किसी भी संस्था होती है उसमें कई तरह के व्यक्ति, मजदूर, लेबर, जनसंख्या, कई तरह के लोग काम करते हैं। उनको किस प्रकार से मापना होता है, हर प्रकार के मेजरमेंट को मापना अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो होता है वो हमें मीन यानी माध्य की गणना करनी पड़ती है, मीडियम की गणना करनी पड़ती है और बहुलक की गणना करनी पड़ती है। तो इसमें कुल मिलाकर 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बताए गए हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक की हमें गणना करनी होती है। पहले दोस्तों, ये 4 चैप्टर जो हैं मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर हम कलेक्शन ऑफ डाटास के बारे में देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम डाटा का प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया गया है। चैप्टर नंबर जो 4 है वो सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में दोस्तों चैप्टर नंबर जो 5 है, यहाँ पर जो है ये चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा, ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा और ये चैप्टर नंबर जो ये 3 हो जाएगा और चैप्टर नंबर जो 2 है वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। यानी आंकड़ों का संगठन। यहाँ एक थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, है ना। फर्स्ट चैप्टर हो गया इंट्रोडक्शन परिचय, सेकंड चैप्टर हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संगठन करना, फिर आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना और आंकड़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के माध्यम से मापना। यहाँ पर इन 5 चैप्टरों के अलावा आगे हम देखते हैं कि देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ चैप्टर तो थ्योरेटिकल है और कुछ चैप्टर हमें प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 6 है वह है चैप्टर नंबर 6 है परिक्षेपण के माप। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है सहसंबंध, कोरिलेशन।
यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 हो गया परीक्षकों के माप, चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा कोरिलेशन, चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा इंडेक्स नंबर, एंड चैप्टर नंबर जो 9 है वो हो जाएगा सांख्यिकी विधियों के उपयोग की स्टैटिस्टिक्स मेथड का यूज कैसे किया जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गए सिलेबस की बात कि सिलेबस किस प्रकार से होता है। देखिए ये जो है, ये जो बुक सेकंड है, बुक सेकंड का मतलब हो गया प्योरली पीरियोडिक स्टैटिस्टिक्स। एक आपके आएगी बुक्स फर्स्ट जिसका सिलेबस बाद में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट जो है वो है परिचय, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है। दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात की जाए, जो बच्चे 10th क्लियर करके आए हैं या 10th क्लियर करने वाले हैं, देखिए दोस्तों आपने 10th के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जिसे होती है उसके अंदर हमें तय किया जाता है कि किसी देश की जो मौद्रिक क्रियाएं होती हैं उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। तो उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जो दिन प्रतिदिन आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, उन्हें किस प्रकार से समझा जाए कि बाजार क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, किस वस्तु की मांग कितनी है, किस वस्तु की मांग कितनी कम क्यों है, बाजार के अंदर कितने उपभोक्ता हैं, बाजार के अंदर कितने वस्तुओं के निर्माता है, किसका कितना बजट है, किसकी कितनी क्रिया है करने की, ये सभी बातें जो है हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। यानी मैं ये कहूं कि एक ऐसी किताब जो केवल धन संबंधी क्रियाओं और आर्थिक संबंधी क्रियाओं के बारे में बताने का कार्य करती है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे विद्यार्थियों हमने पढ़ा था कि हम ये देखते हैं कि एक उपभोक्ता होता है जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, एक विक्रेता होता है जो उस वस्तु को बेचने की इच्छा करता है। जब ये दोनों क्रिया आपस में क्रेता और विक्रेता का संबंध स्थापित करती है तो वहां पर अर्थशास्त्र की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। अर्थात एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, इस प्रकार की जो बाजार की क्रिया होती है और एक बाजार का स्वरूप होता है, तो हम वहां पर प्यारे बच्चों वास्तव में जो है हम वहां पर जो इकोनॉमिक्स की व्यवस्था देखते हैं, अर्थशास्त्र की हम वहां पर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे इसके अंतर्गत हमें बताया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता के बाद में विक्रेता क्या है, उत्पादक क्या होता है, क्रेता क्या है। देखिए दोस्तों उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक और क्रेता देखा जाए तो दोनों ही सभी व्यक्ति जो है मिलकर बाजार का निर्माण करते हैं। बाजार क्या होता है दोस्तों? बाजार एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको प्रकट करते हैं, यानी वस्तुओं को बेचते हैं और वस्तुओं को खरीदते हैं। यानी जहां पर मौद्रिक लेन देन किया जाता है, वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान होता है, तो वहां पर जो है अर्थशास्त्र है वो अपने आप में कंप्लीट होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु की इच्छा करता है, जो किसी वस्तु की इच्छा करता है और उसको पाना चाहता है, उसकी
डिजायर होती है और उस डिजायर को वो क्या करता है, फुलफिल करना चाहता है। विक्रेता वह होता है जो बाजार में वस्तु को बेचना चाहता है। दोस्तों, विक्रेता जो होता है सेलर, इसे हम कंज्यूमर कह सकते हैं। कंज्यूमर हो गया, सेलर हो गया, प्रोडक्टर हो गया, परचेजर हो गया। देखिए दोस्तों, विक्रेता जो वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को बाजार में बेचना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। उत्पादक वो होता है जो किसी वस्तु का निर्माण करता है और विक्रेता, उससे कई तरह के विक्रेता जुड़े हुए होते हैं जो उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं और बाजार में उस वस्तु को बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं। तो ये वो व्यक्ति हो गया जो बाजार के लिए वस्तु का निर्माण करता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, ये किसी की वस्तु को बेचने का काम नहीं करता, इसलिए इसे उत्पादक कहा गया है। उसके बाद हमारे टॉपिक आती है, पॉइंट आता है, वो होता है क्रेता। क्रेता जो होता है वो परचेजर होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्रेता और उत्पादक और विक्रेता ये दोनों एक ही श्रेणी में माने जाते हैं। उपभोक्ता और क्रेता दोनों एक ही श्रेणी में माने जाते हैं। क्रेता वह होता है जो बाजार में वस्तु की मांग पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पॉइंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। मैं देखिए आपको वापस बता देता हूं कि फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र से जुड़े सभी प्रकार के पहलुओं को हमने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, किस प्रकार से अर्थशास्त्र की कल्पना होती है। बाजार में अर्थशास्त्र की कल्पना के लिए चार प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो स्थापित होते हैं। पहला होता है उपभोक्ता, दूसरा होता है विक्रेता, तीसरा होता है उत्पादक और चौथा जो होता है वह क्रेता होता है। इन सब से मिलकर बाजार का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब हम आगे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, तो हमें और भी कई शब्दावलियां देखने को मिलती है। शब्दावलियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि उपभोग, उत्पादन और वितरण की एक प्रक्रिया होती है। उपभोग, उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया होती है। उपभोग का मतलब होता है कंज्यूम। उत्पादक का मतलब होता है प्रोडक्शन और वितरण का मतलब होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए दोस्तों, उपभोग का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के किसी न किसी उपभोग की क्षमता जो होती है वह अलग होती है। हम कितना उपभोग करते हैं कि एक परिवार के सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है तो उपभोग 5 व्यक्ति उपभोग करने वाले हो गए। किसी परिवार के अंदर सदस्य की संख्या 3 है तो वहां पर 3 सदस्य जो है उस किसी वस्तु का उपभोग करेंगे। उसके बाद होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण करता है। वह बाजार में ध्यान रखता है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी। देखिए दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं। हमने लास्ट टॉपिक किया वो किया डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा कि किस प्रकार से वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में होता है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में क्यों होता है? देखिए एक देश के अंदर कई प्रकार के डाटा होते हैं। जैसे देखिए बेरोजगारी का डाटा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा हो गया, पॉवर्टी का डाटा हो गया, जनसंख्या का डाटा हो गया, यानी पॉपुलेशन का डाटा हो गए। अब आप सोचिए कि ये जो डाटा है ये बहुत छोटे छोटे डाटा होते होंगे? जी नहीं,
देश की बेरोजगारी की गणना करनी है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ये कहूँ किसी देश की गरीबी की बात करनी है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूँ किसी देश की जनसंख्या की बात गणना करनी है तो बहुत बड़ी बात है। अब हम इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि ये जो जनसंख्या और डाटाज वगैरह हैं हम किस प्रकार से इसको फुलफिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको फुलफिल करने के लिए हमें स्टैटिक्स की आवश्यकता होती है, अर्थात बिना स्टैटिक्स के हम इन इकोनॉमिक्स के अंदर इन डाटाज को नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। हमें कैसे पता होगा कि किसी देश के अंदर जनसंख्या में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कितने जो है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको देखने के लिए हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हमें गरीबी देखनी पड़ती है, गरीबी का डाटा कलेक्शन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कितने जो लोग हैं वह गरीब है, किस लेवल के गरीब है, क्या बीपीएल है, क्या एपीएल है, इनको देखने के लिए हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस देश की जनसंख्या कितनी है, कितने समुदाय की जनसंख्या कितनी है, कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है, कितने माइनॉरिटी है, कितने अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, तो उनकी जनसंख्या के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा रोल होता है, जिसका विश्लेषण हमें करना होता है। इसके बाद हम इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, इसका उपयोग हम सेंट्रल टेंडेंसी के जो माप होते हैं उसके माध्यम से करते हैं। इसकी एक शीट बनाई जाती है, उस शीट के माध्यम से हम डाटास का कलेक्शन करते हैं, जो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंतर्गत हम देखेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, वो आता है कि सांख्यिकी क्या है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि यूज ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं व्हाट इज अ स्टैटिक्स। सांख्यिकी क्या है। देखिए दोस्तों, स्टैटिक्स क्या है। अगर मैं बेसिकली स्टैटिक्स की बात करूं तो स्टैटिक्स जो है वह डाटास को, आंकड़ों को कलेक्शन करने का, उसको व्यवस्थित करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिसके अंतर्गत हम व्यवस्थित तरीके से जो डाटास होते हैं उनका कलेक्शन करते हैं। अर्थात हम ये कहें कि निश्चित रूप से हम सभी प्रकार के जो डाटाज होते हैं उनका कलेक्शन करते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि सन 1950 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वह सपोज फॉर एग्जाम्पल वह 50 लाख या 50 लाख थी, जो 1990 में लगभग जो है आप 75 या ये मान के चलिए जो 45 करोड़ हो गई। अब आप इसके डाटा का कैसे पता लगाया कि जो जनसंख्या 1950 में 50 लाख थी वह पॉपुलेशन 1990 में 45 करोड़ हो गई, यानी 45 करोड़ हो गई। ये कैसे पता चला? डियर स्टूडेंट्स, ये पता चला हमें स्टैटिक्स से, उनके डाटा से। हमने डाटा का कलेक्शन किया, उनको व्यवस्थित किया, उनको सिचुएशन के अंदर अच्छे ढंग से शूट किया, तब हमारे सामने डाटा का कलेक्शन आया कि 1990 में हमारे देश की जनसंख्या जो थी वो 45 करोड़ थी। आपने कई बार देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर होते हैं उनके अंतर्गत चना है, दाल है, चावल है, गेहूं है, वीट्स है, इन सभी प्रकार के जो पल्सेज हैं इनके डाटास का कलेक्शन किया जाता है कि किस ईयर के अंदर कितने टन का उत्पादन हुआ, पिछले लास्ट ईयर से दिस ईयर कितना जो है वह
जो प्रोडक्शन था वो कितना हुआ। तो ये कैसे संभव हो पाता है कि एक समय में इतने सारे डाटास का कलेक्शन करके आसानी से रखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, वह स्टैटिक्स के माध्यम से होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स जो है वह डाटा का कलेक्शन है। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि डाटास का कलेक्शन जो है वो अच्छे ढंग से करके रखना, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जो आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य करती है उसे स्टैटिक्स कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टैटिक्स के अंतर्गत अनेक प्रकार के आंकड़ों और अनेक प्रकार के जो आंकड़े होते हैं, डाटाज होते हैं, उनका कलेक्शन करने के लिए कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग किया जाता है, कई प्रकार के मेथड्स का उपयोग किया जाता है। इसके मेथड्स के अंतर्गत कई प्रकार के जो मेथड्स होते हैं, सब मेथड्स होते हैं, वो काम में ले जाते हैं। जैसे कि मीन, मोड, मीडियन। इससे हमें ये पता चलता है कि गुणों के आधार पर हमें किस प्रकार से बांटना है, किसी को हमें वेटेज के आधार पर किस प्रकार से बांटना है, किसी की आवर्ती के आधार पर हमें उसको किस प्रकार से बांटना है। तो कुल मिलाकर स्टैटिक्स जो होता है वह डाटा का कलेक्शन होता है, और डाटा का कलेक्शन करके हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स जो है वह कलेक्शन ऑफ डाटाज है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि सांख्यिकी क्या करती है। वर्क्स ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी क्या करती है, यानी स्टैटिक्स का जो है वह क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। देखिए दोस्तों, स्टैटिक्स जो है वह अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग लगभग हर परिस्थिति को, हर प्रकार के कार्य को, चाहे वह मात्रात्मक हो, चाहे वह गुणात्मक हो, चाहे वह क्वांटिटी बेस्ड हो, चाहे वह क्वालिटी बेस्ड हो, उसकी जांच करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए हमें स्टैटिक्स का उपयोग करना पड़ता है। स्टैटिक्स के उपयोग के लिए हम ये देखते हैं कि सांख्यिकी जो होती है उसका रोल जो होता है वह मात्रात्मक कार्यों में भी किया जाता है, उसका गुणात्मक कार्यों में भी यूज किया जाता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि यदि हमें मात्रात्मक डाटास का यूज़ करना है, डाटास का कलेक्शन करना है, तब भी हमें स्टैटिक्स का यूज करना पड़ता है। और यदि हमें गुणात्मक डाटास का यूज़ करना है, क्वालिटी बेस्ड डाटास का यूज़ करना है, क्वांटिटी बेस्ड डाटास का यूज़ करना है, तब भी हमें सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जहाँ पर हम डाटास का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हुई। ये कैसे कहा जा सकता है? मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कश्मीर के अंदर एक मान लीजिए भूकंप आया, या मान लीजिए कि जापान में एक भूकंप आया और वहाँ पर लगभग देखिए मैंने एक शब्द यूज़ किया है, लगभग 310 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15,000 लोग बेघर हो गए, और कई लोग जो हैं मर गए जिनके डाटाज अभी हमें नहीं पता है। तो देखिए मैंने किस तथ्यों के आधार पर कहा, मैंने स्टैटिक्स के तथ्यों के आधार पर कहा। मैंने आपसे कहा कि 310 जो पीपल हैं उनकी डेथ हो गई। तो जो 310 पीपल्स हैं उनकी डेथ होने का सबसे बड़ा एक कारण है कि हमारे सामने डाटास का कलेक्शन आया, हमने लोगों की गणनाएं की, हमने उनको इकट्ठा किया, तब हमें पता चला कि 310 पीपल्स जो है वो डेथ हो गई है। हमने और डाटास का कलेक्शन किया, तब हमें पता चला 15,000 जो पीपल हैं वह लापता है, उनका कोई पता नहीं है कि वह कहाँ पर है। जो और भी कई सारे ऐसे डाटाज होते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें स्टैटिक्स का कितना रोल है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि किसी वस्तु में कितनी कमी होती है, किस वस्तु में कितनी
वृद्धि होती है, किस वस्तु की कितनी मांग है, किसी वस्तु की कितनी पूर्ति है, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये हमें स्टैटिक्स से देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों स्टैटिक्स ये काम करती है कि सभी प्रकार के डाटास का कलेक्शन करके उन्हें व्यवस्थित करती है, उन्हें अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने कई प्रकार के जो पॉइंट्स थे उन्हें देखने की कोशिश की। मैं वापस एक बार आपके सामने परिचय के अंतर्गत मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि हमने कौन कौन से इसके अंदर, सबसे पहले दोस्तों हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के बारे में क्लियर किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ जो मेन मीनिंग थे उनके बारे में डिस्कस किया, जैसे उपभोग हो गया, वितरण हो गया, उत्पादक हो गया, एक्सेट्रा के बारे में हमने इनके शब्दों को जानने की कोशिश की कि इनका स्टैटिस्टिक्स के अंदर किन किन प्रकार से कैसे शब्दों का यूज़ होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि उपभोग, उत्पादन और वितरण क्या होता है, इन शब्दों को लिया। उसके बाद हमने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को देखा कि स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने सांख्यिकी क्या है इसके बारे में देखा। उसके बाद हमने सांख्यिकी क्या कार्य करती है ये हमने देखा। उसके बाद हमने यूज इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखा कि सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज होता है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर फर्स्ट है बहुत ही छोटा चैप्टर है, कुल मिलाकर 30 बेस के अंदर बताया गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटास का कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्यों होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं देश के अंतर्गत जिनका डाटा कलेक्शन करना बहुत भारी पड़ जाता है। तब ऐसी स्थिति में स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटास को यूज करने के लिए अनेक प्रकार की मेथड्स को उपयोग लिया जाता है, जो आगे आने वाले चैप्टर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत डाटास का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो, ये हमारे 11th कॉमर्स की जो क्लास है, आपको आने वाले 10th क्लास के जो स्टूडेंट पास हो गए हैं और वो कॉमर्स में आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। वह मेरे इस वीडियो को देखकर समझेंगे कि मैं आने वाले समय में उनको ये बता पाऊँगा कि कॉमर्स से डरे नहीं, कॉमर्स से जुड़े, और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स जो आप सब्जेक्ट लोगे, चाहे आप कंप्यूटर साइंस लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स लीजिए, मैं इन सभी प्रकार के जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से कराने की कोशिश करूँगा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सभी समस्याओं के समाधान को पूरा करूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे चैनल सुबोध गुरुजी अर्थात सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल सुबोध गुरुजी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपके सभी प्रकार के चैप्टर वाइज चैप्टर आपके सामने आते रहेंगे और आप उनको अच्छे ढंग से क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th क्लियर कर ली है उन्होंने, और जो बच्चे अब तक कॉमर्स से नहीं जुड़े हैं और जो बच्चे 10th क्लियर करने वाले हैं
और उनका रिजल्ट ड्यू है, तब तक आप विचार कीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, विद्यालय से संपर्क कीजिए, सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संपर्क कीजिए, क्लासेस से संपर्क कीजिए। हमारे नंबर स्क्रीन पर आते रहेंगे, उनसे संपर्क कीजिए और विषय के बारे में जानकारी लीजिए। दोस्तों, आप विद्यालय में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे मीटिंग कर सकते हैं कि सब्जेक्ट हमें क्या लेना है, तैयारी कैसे कराई जाएगी, सीए फाउंडेशन की तैयारी हम 10th के बाद में कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए बन सकते हैं, उस प्रकार से हम सीएमए बन सकते हैं, उस प्रकार से हम सीएस बन सकते हैं, और भी कई प्रकार के सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा साइंस संबंधी सब्जेक्ट के बारे में हमारी फैकल्टी निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे चेयरमैन सर तेन सिंह जी परमार लगभग हर समय आपके लिए तत्पर है कार्य करने के लिए। आप विद्यालय में संपर्क करें, हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें और भी लोगों को बताएं कि आपके जालोर क्षेत्र में इतने अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से क्लासेस शुरू हो रही है और जालोर का सबसे पहला एकमात्र विद्यालय है जो आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है, और वो भी एक चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और हमेशा एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें, मिसगाइड ना हो, किसी प्रकार के भ्रम पैदा हो। तो यदि आपको किसी प्रकार की शंका हो तो विद्यालय में कांटेक्ट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको विद्यालय में सुबह से लेकर शाम तक मिलेंगे। आपको यदि कॉमर्स संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको विषय से संबंधित परेशानी है, आप हमें विद्यालय के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आपको ये हमारा चैनल बहुत अच्छा लगता है, लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।